डिजाइनर हंगामा, डिजाइनर हंगामा, संसद में डिजाइनर हंगामा। हम और आप क्यों भरे जुर्माना? सोचिए ना, ये तो डिजाइनर हंगामा है। संसद में विपक्ष का शोर, रणनीति या रणनीति, रणनीति या रणनीति, रणछोड़दास। और संसद बवाल के लिए, सवाल के लिए। भाई ये सवाल है ना, आज हर कोई जानना चाह रहा है। हम लोग टैक्स देते हैं भाई, हम जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, तो उनकी रिपोर्ट का पता लगे ना, कौन कितने पानी में कहा। तो डिबेट होनी चाहिए ना भाई संसद में। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए सवाल यह है कि मॉनसून सत्र के 3 दिन विपक्ष के हंगामे में बर्बाद हो चुके हैं। करीब 21 घंटे की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। संसद की 1 घंटे की कार्रवाई का खर्च जो होता है औसतन 1.5 करोड़ रुपया। इस हिसाब से आपके हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स की जो कमाई है हंगामे की वजह से अब तक 31 करोड़ 50 लाख रुपए सुहा हो चुके हैं। 31.5 करोड़, 31 करोड़ 50 लाख रुपए बर्बाद हो चुके हैं। अब कोई तो होगा ना जिम्मेदार। अब देखिए इसी हंगामे को लेकर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी संसद में चर्चा होने ही नहीं देना चाहते हैं। उनका मकसद गतिरोध बनाए रखना है। उनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपरा का अपमान करने में बीता है। राहुल गांधी ने संसद में कभी सवाल नहीं किया, हमेशा संसदीय कार्रवाई का अपमान किया। उन्होंने राहुल गांधी को संसद में गतिरोध पैदा करने का सरगना तक करार दे दिया। राहुल गांधी संसद की कार्रवाई को बाधित करने में लगे हैं। उनकी उपस्थिति 40% से कम है। एक बार सुन लीजिए पहले स्मृति ईरानी ने आज क्या आरोप लगाए, सुन लीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सुना दीजिए। गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए? अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो। कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मतलब दुष्यंत कुमार की पंक्तियां अगर आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ी जाएं संसद में बवाल को लेकर, तो वो क्या होंगी? मतलब कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है, सारी कोशिश है कि सूरत नहीं बदलनी चाहिए। यही तो है। मतलब सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो संसद में सवाल होता, बवाल नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो हंगामा नहीं, चर्चा होती ना भाई। अब देखिए आरोप है अपनी जगह, विपक्ष के अलग आरोप हैं, सत्ता पक्ष के अलग आरोप है। विपक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा कराना नहीं चाहती है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? महंगाई पर चर्चा से सरकार भाग रही है। तो वहीं सरकार का पक्ष है कि चर्चा ना हो, इसलिए प्रश्नकाल में जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है। शून्यकाल में आइए चर्चा करिए, स्वागत है, चेयर ने अलाउ करा, आप लोग चर्चा करिए शून्यकाल में, लेकिन प्रश्नकाल में हंगामा। बल्कि चेयर ने चर्चा की इजाजत भी दे दी गई। आज तो ये पीयूष गोयल की तरफ से भी बताया गया और भी तमाम नेताओं की तरफ से बताया गया। तो इसी पर हम लोग डिबेट भी करेंगे कि क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है क्या? शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शहजाद बहुत बहुत स्वागत। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत। तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीएमसी का पक्ष रखते हैं, तौसीफ भाई आपका स्वागत। और सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद आपसे शुरू कर रहा हूं। डरते हैं आप लोग महंगाई पर चर्चा नहीं होने देना चाह रहे हैं और इस वजह से तमाम चीजें हो रही हैं, मतलब आप लोग महंगाई पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है? देखिए अमन जी, महंगाई बहाना है, सियासत चमकाना है। एक राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ रहा हूं, एक मिनट शहजाद भाई आप बोलिएगा, वो आप ही के लिए सवाल है। उन्होंने लिखा है कि महंगाई से जूझती जनता के लिए गब्बर की रेसिपी, कम बनाओ कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ। मित्रों की अनकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को अब जनता की बात सुननी होगी और जीएसटी वापस लेना होगा। अब आप बोलिए। देखिए अमन जी, जैसे मैं बता रहा था, महंगाई तो बहाना है, इनको केवल सियासत चमकाना है, मुद्दे भटकाना है और संसद को बंधक बनाना है। और ये चर्चा का विषय नहीं है, ये खर्चा का विषय है। संसद को बाधित करके उसको हॉस्टेज बनाकर 31 करोड़ का तो नुकसान कर दिया। परंतु मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और तथ्यात्मक आज डिबेट हो। पहले
प्रहलाद जोशी जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि कतई हमें चर्चा से कोई भी डर नहीं है, आप चर्चा कीजिए, बीएससी में उसको रखिए। अभी आपको पता होगा निर्मला सीतारमण जी कोविड से ग्रसित है, वो पीपी किट में वोट करने आई थी, परंतु जैसे ही बीएससी डिसाइड करती है उस पर चर्चा हो जाने दीजिए, परंतु प्रश्नकाल को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी बात, आपको याद होगा पिछले सत्र में प्राइस राइज की चर्चा आयोजित थी, कांग्रेस वाले भाग गए। उससे पहले आपको याद होगा मॉनसून सेशन का पिछले वर्ष का, जहां पर मार्शल के साथ पिटाई भी की थी उन लोगों ने, उस समय पर ये कोविड पर चर्चा चाह रहे थे, कोविड की चर्चा आयोजित थी, परंतु उससे भाग गए। और क्यों भागते हैं? क्योंकि राहुल गांधी की तो पीएचडी और सरगना है वो भागने में। कहां से भागे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। 76 क्वेश्चन केवल पूछे उन्होंने अब तक। पार्लियामेंट में अभी तक एवरेज है 130 क्वेश्चंस का। 5 डिबेट में उन्होंने भाग लिया, अब तक एवरेज है 35 डिबेट का आम एक सांसद के लिए। अटेंडेंस उनकी 56% है, एवरेज अटेंडेंस है 80%। तो ये राहुल गांधी वो है जो डिसरप्शन, टेलीविजन और डिवीजन इसमें यकीन रखते हैं। वो पार्लियामेंट में संवाद नहीं विवाद चाहते हैं, वो पार्लियामेंट को कन्वर्सेशन और कंसेंसस का नहीं कॉन्फ्रंटेशन का एक माहौल बनाना चाहते हैं। परंतु मेरा उनसे एक और सवाल है, क्योंकि आलोक जी बैठे प्रबुद्ध व्यक्ति है। आलोक जी ये बताइए कि ये पूरा मुद्दा तो जीएसटी को लेकर ही है ना। जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया जिसमें 2/3 पावर स्टेट्स की होती है, जिसमें कि स्टेट्स लाइक राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल थे। एक का मुझे पत्र दिखा दो कि उन्होंने इसका विरोध किया हो। दूसरी बात, आज ये झूठ बात कितनी कर रहे हैं, मिल्क पाउडर, कर्ड, चाहे वो जूते चप्पल हो, स्लीपर हो, शैंपू हो, सोप हो, इन सारी चीजों के दाम कम हुए, ये आपको नहीं बताएंगे। इनके समय पर जब वैट का रेजीम था तो इन्होंने अनाज पर, खुले अनाज पर वैट लगाया था। आज खुले दूध पर या खुले अनाज पर या खुले दही पर नहीं लगा है। ये रीलेबल्ड और प्री पैकेज जो चीजें हैं जो ये चाहते थे वही ये चर्चा अब हम कर रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, हम लोग टीवी डिबेट में कर सकते हैं भाई। ये तो देश देख, संसद में आप तैयार, आप लोग सरकार, मतलब सरकार तैयार थी चर्चा के लिए, कांग्रेस कह रही है आप लोग तैयार ही नहीं है। महंगाई पर नोटिस दिया गया कि महंगाई पर चर्चा हो, जो है आप लोग तैयार हैं या नहीं है बताइए। आप लोग तैयार थे तो फिर कहां आप तैयार, कांग्रेस तैयार, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं अमन जी, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते जो भी विषय पर चर्चा करनी है, बीएससी की जो हमारी एक व्यवस्था बनी है उसमें टाइम एलोकेट करके चर्चा करवा लीजिए। किसने रोका है आपको? परंतु हां, मुझे बताइए, जयराम रमेश जी का पिछले 2 दिन से ट्वीट आ रहा है कि हमने सदन की कार्रवाई को स्थगित किया, मानो कि यह बहुत बड़ा गर्व का विषय हो कि सदन को चलने न देना। यह परिवार तंत्र में जो लोग विश्वास रखते हैं ना, वो लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी कह रही है चर्चा हो, आप दोनों राजी हैं, तो फिर कहां गेम हो रही है? आलोक भाई, आलोक जी, कहां गेम कहां हो रही है भाई? आप चाहते हैं चर्चा हो, शहजाद कह रहे हैं कि वो भी चाहते हैं चर्चा हो। देखिए, मुझे लगता है कि 303 सांसदों वाली पार्टी जो सत्ता में हो वो संसद को नहीं चला पाए, ये तो सबसे बड़ा फेलियर सरकार का है। मुझे आज अटल समय के अरुण जेटली साहब के और सुषमा स्वराज जी के 2-3 बयान याद आ रहे हैं। उनको कहती थी कि सदन को चलाना सत्ता पक्ष का काम है। मेरे आदर्श नहीं हैं वो लोग, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी को केवल याद दिलाना चाहता हूँ। ऑल पार्लियामेंट्री मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी साहब गायब हो जाते हैं। जब चर्चा की बात आती है तो निर्मला जी, ठीक है कोविड हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन उनके 2 मंत्री और भी तो हैं। हास्यास्पद बयान है कि मंत्री जी को कोविड हो गया इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है। फिर एक महिला मंत्री महोदया आई और वो अनाप शनाप बातें करके अपना चली गई। वो मोदी साहब से कह जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें वो महंगाई के ऊपर। मुझे लगता है कि जिस समय से पहले दिन से ही ये सरकार तानाशाही रवैये में है। नोटबंदी में तो चर्चा हुई थी, जीएसटी में भी सब चीज़ों पर चर्चा हुई थी, लैंड एक्विजिशन बिल, अग्निपथ, तील काने कानून, सब पर चर्चा कराई थी इन्होंने। और उसके बाद जो है फिर ये बिल सब पास हुए थे। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में 2/3, 1/3, भाई 7 मेंबर थे, उसमें क्या एक रेजोल्यूशन पास हुआ? रैशनलाइजेशन के लिए पास हुआ था। रैशनलाइजेशन का मतलब थोड़ी ना था कि आप केवल सांस लेने और छींकने और खांसने को छोड़कर बाकी सब पे लगा देंगे। अगर किसी भी विपक्षी दल के फाइनेंस मिनिस्टर ने उस कागज़ पर साइन किए हों कि आप ये रेजोल्यूशन पास कर दीजिए और 5%, 10% आप खुले आटे और छाछ और दही पे भी लगा दीजिए, तो मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को। दुर्भाग्य है लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, इतने बड़े बड़े भाषण, इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस,
लेकिन संसद में चर्चा का विषय जब भी आता है तो सरकार पीछे हट जाती है। 98% पर जीएसटी बढ़ा दो, 2 पर घटा दो। शून्य काल में हो सकती थी शायद, जीरो आवर में। चेयर का ये कहना है, एक मिनट मैं सवाल आप ही के पास आ रहा हूँ, अगर आपका मकसद हंगामा खड़ा नहीं, सवाल था, बवाल आपका मकसद नहीं था, सवाल था, तो चेयर का कहना है कि, और बीजेपी का कहना है सरकार का कि शून्य काल में हो सकती थी, जीरो आवर में, क्वेश्चन आवर में ही एब्रप्ट करके हंगामा करके, अरे भाई की जरूरत क्या थी? यही सरकार थी जिसने शून्य, एक मिनट, यही सरकार थी जो 2 पिछले सेशन में शून्य काल, जिसने प्रश्नकाल खत्म किया था, याद होगा? जब हमने कहा था प्रश्नकाल क्यों खत्म किया है, क्या ऐसा तो होता रहता है? आप लोग किसका साथ दे रहे हैं? नहीं तो जिद किस चीज की मैं समझना चाह रहा हूँ। आप भी चाह रहे हैं चर्चा हो, शहजाद भी चाह रहे हैं चर्चा हो, मैं समझना चाह रहा हूँ कि दो ग्राफ लेकर बैठा हूं मैं। एक मिनट सर, एक मिनट मैं आऊंगा आलोक भाई, मैं आऊंगा एक मिनट मेरे को क्लियर कर दीजिए। आलोक जी इसी पर आप बोलिए ना, मेरी बात छोटी सी सुन लीजिए। आलोक जी एक मिनट रुकिए ना, मैं जानना चाह रहा हूँ किसके मन में चोर है, कौन है, मतलब किसके मन में चोर है? बीजेपी कह रही है हम तैयार, आप कह रहे हैं आप तैयार, देश जानना चाह रहा है कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है भाई? मुझे लगता है ये भी, देश इतना मूर्ख नहीं है, देश चिंतन और मनन के साथ सब सोचता है। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही भक्त जानना चाह रहे हैं। सरकार आपकी, महंगाई आप बढ़ाएं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार नारा देकर आप आए और चर्चा से विपक्ष भागेगा। मतलब इसको कोई डाइजेस्ट करेगा क्या इस बात को? तो शून्यकाल में हो सकती थी देश इतना मूर्खों का देश समझ लिया क्या बीजेपी ने? अरे भाई चर्चा क्यों नहीं करवा रहे हैं? 3 पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? भैया आप बताइए कि हम इस समय पर चर्चा करवाएंगे, और चर्चा इस समय पर ही क्यों होगी भाई? महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, किसी भी समय पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? इस समय नहीं तो इस समय पर भाग, इस समय पर चर्चा होगी, क्यों होगी भाई? नहीं, जैसे अब 8 बजे का शो है, आप लोग डिबेट के लिए आए, आप लोग कहें कि नहीं ये हमको दोपहर को 3 बजे डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं, जो टाइम होगा ना। एक मिनट शहजाद आप बोल लीजिए, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट आलोक जी, मैं क्लैरिटी चाह रहा था असल में। आपने अपना टाइम पर बोला, आपने 2.5-3 मिनट बोला है, एक करके। शहजाद आप बोलिए, शहजाद, फिर मैं तौसीफ और हर्षवर्धन जी। देखिए आलोक जी भी हमारे बड़े भाई हैं, 30 सेकंड केवल लूंगा, फिर वो फिर से मंच ले। देखिए उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात रखी, वो उसका परिप्रेक्ष्य ये था कि तब सरकार किसी भी रूप में चर्चा को तैयार नहीं थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, परंतु मनमोहन सिंह जी के बयान को क्यों नहीं मानते? मनमोहन सिंह जी ने उसी समय कहा था कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है हाउस चलाने की, तो आज उसी पर वो अमल कर ले। दूसरी बात, मैं 2 चैलेंज देता हूं हमारे भाई को। आलोक जी, एक मुझे अपने तीनों चीफ मिनिस्टर का एक मुझे बयान दिखा दे, एक लेटर दिखा दे जो उन्होंने अपोज किया हो जीएसटी काउंसिल का ये फैसला। और तीसरा, ये बता रहे महंगाई के बारे में ना, एक बात सुनिए जरा, राइस 2004 से 14 के बीच 150% बढ़ा, आज 37% बढ़ा है। वीट 176% बढ़ा, आज 36% बढ़ा है। आटा 170% बढ़ाया। यू गेट माई पॉइंट। उड़द दाल 333% बढ़ा, शुगर 480% बढ़ा। अमन जी, यू गेट माई पॉइंट। इनके समय पर 500% बढ़ रहा था, 10% का सीपीआई इन्फ्लेशन था। यू गेट माई पॉइंट। और ये आज आकर बता रहे हैं हमें कि कैसे इन्फ्लेशन को काबू करना है, जब 2 वैश्विक क्राइसिस है और 7.5% के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं गया है। फिर भी ये आकर जो अनल शास्त्री थे हमें ज्ञान दे रही है, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं पार्लियामेंट में जो बीएससी डिसाइड करेगा उस पर चर्चा कर देते हैं। क्यों पार्लियामेंट का समय बर्बाद कर रहे हैं और चर्चा के नाम पर खर्चा कर रहे हैं? आलोक जी आप, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और तौसीफ एक एक करके बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बोलिए आप आलोक जी, जवाब दीजिए। लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात अगर आज न्यूज 18 के दर्शक सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा महंगाई तो है ही नहीं कहीं पर भी। ये तो सब पंडित नेहरू जी की गलती थी कि जो महंगाई की बात करते थे। महंगाई तो है ही नहीं। 70 रुपए का तेल जो था वो महंगा था, 220 रुपए का तेल सस्ता है। 410 का सिलेंडर बहुत महंगा था, वो स्मृति ईरानी जी रोज सड़क पे उसको सिलेंडर को लेके घूमती थी, लेकिन 1150 में बहुत सस्ता है। एक मिनट आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, 410 कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? 410 वो बिना सब्सिडी वाला था जिसमें 800 रुपए सरकार, नहीं वो 410 नहीं था, 2012 में 1200। नहीं एक मिनट, वो 800 रुपए सरकार सब्सिडी देती थी, वो 1250 का था। हाँ सर सुन लीजिए। अरे भाई हाँ, वो सब्सिडी 800 सरकार देती थी। सब्सिडी वाला सरकारी सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर सब्सिडी कौन खा गया? तो वो 1250 का 1150 है ना, सब्सिडी खा तो सरकार दे। आलोक जी देखिए आराम से एक करके ना भाई, सरकार दे रही थी तो सरकार आज नहीं दे रही ना। तो आलोक जी फिर वो तो 1250 का सिलेंडर था ना, फिर
1250 का था ना वो। अरे भाई जनता को कितने में मिल रहा था? तो आप क्यों 410 कह रहे हैं? कितने में मिल रहा था? नहीं तो फिर अब वो अभी तो वो 1150 का है। 410 में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, हाँ या ना? तो वो तो बिना सब्सिडी वाला था ना। ये देखिए तो अर्ध सत्य झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई सब्सिडी को मारो गोली, सब्सिडी खा गए महंगाई के सरगना मोदी साहब। ये तो गलत है। जनता को कितने में 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का था, जनता को कितने में सरकार देती थी? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं भाई। अरे भाई सरकार देती थी नहीं देती थी, क्या होता था? जनता को कितने में मिल रहा था? तो उसमें सरकार देती थी ना 800 रुपए सब्सिडी, तो आप झूठ मतलब अरे तो भाई आज सरकार के हाथ किसने बांध दिए? तो वहां से तो सस्ता हो गया ना। जो पहले 1250 का था वो अब 1150 का है। कहां से सस्ता हो गया? उस समय कितने का था? यही तो मैं कह रहा हूं, सरकारी और दरबारियों को दोनों को लग रहा है कि अरे भाई ये क्या आलोक भाई, ये गलत है। मैं तो यही कह रहा हूं, ये गलत है। मैंने फैक्ट आपको टोक दिया तो आपको बुरा लग रहा है, ये गलत है। अरे आप बताइए अगर मैं सरकार की सब्सिडी 1250 का दे रही थी, गरीब आदमी को सब्सिडी दे रही थी ना सरकार, सब्सिडी दे रही थी। बताइए ना, हाफ ट्रूथ बहुत डेंजरस होता है सर, पूरा बताइए। अरे भाई पूरे सत्य को, पूरा सत्य क्या है? मैं तो सीधा पूछ रहा हूं, जनता को कितने में मिल रही है चीज भाई? सब्सिडी को खा गई महंगाई के सरगना मोदी साहब पूरी को। अच्छा सरगना मोदी, ठीक है। पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स लगाया जितना पिछले 70 साल में नहीं लगा, उतना एक्साइज ड्यूटी और जो है केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल में लगा दिया। 26 लाख करोड़ रुपया केवल पेट्रोल और डीजल से आया, उसके बाद भी नहीं भर रहा इनका। जीएसटी में मतलब आप दूध के ऊपर, छाछ के ऊपर, मोदी जी ने 2019 में इतना बड़ा भाषण दिया एक टीवी चैनल पर आके कि भाई इस पे के ऊपर पहले लगता था अब नहीं लगेगा। हम पहले दिन से कह रहे हैं आपका नोटबंदी गलत कदम था, आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया। जून के महीने में 1.5 करोड़ के करीब लोगों के रोजगार चले गए और उसके बाद आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आप महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं 44 सांसद जिस पार्टी के हैं वो नहीं करने दे रहे हमें तो चर्चा। हम तो चर्चा चाह रहे हैं। मतलब कौन इस बात पर विश्वास करेगा, समझ नहीं पा रहे हैं हम। दूसरी अंतिम बात कहना चाहूंगा, एक राहुल गांधी जी के लिए बार बार कहा जाता है कितने प्राइवेट मेंबर बिल लिखे। अरे भाई एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत नहीं होती है जब आदमी पार्टी में होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कितने प्राइवेट मेंबर बिल लाए? नहीं, उन्होंने पूछा है राहुल गांधी जी ने संसद में कितने सवाल पूछे, ये सवाल है उनका। स्मृति ईरानी जी का जिक्र सवाल का भी पूछा। राहुल गांधी जी ने संसद में कितने सवाल पूछे? मंत्री प्राइवेट मेंबर बिल कैसे लाएगा भाई? बिल नहीं लाता, मंत्री प्राइवेट मेंबर बिल कैसे लाएगा? उनको इतना भी नहीं समझ आता है। राहुल गांधी ने संसद में कितने सवाल पूछे, ये स्मृति ईरानी जी को जवाब आप दे सकते हैं। राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मैं समझता हूं स्मृति ईरानी जी ने कितने महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई ये क्या जवाब, सवाल का जवाब सवाल आप बता दीजिए ना उनको, सबको देश को बताइए। राहुल गांधी ने संसद में कितने सवाल पूछे? यूपीए 2 सरकार के पीछे पड़ा रहा हो, जो गैस का सिलेंडर उठा के, स्मृति ईरानी जी हिम्मत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए महंगाई। सही बात, सारे और मोदी जी सवाल जायज है, बिल्कुल बिल्कुल करवा पाएंगे, बिल्कुल आपके जायज है। आलोक भाई अब बता दीजिए राहुल गांधी ने संसद में कितने सवाल पूछे? सवाल पूछे जो जायज सवाल थे सब पूछे। कितने पूछे बताइए ना, वही पूछ रही है। कोई नंबर होगा आपके पास, कितने पूछे? नहीं, काउंटिंग का कोई रिकॉर्ड है क्या? राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? काउंटिंग का रिकॉर्ड रखना जरूरी है क्या? तो राहुल गांधी ने कितने सवाल की बात मत छोड़ो ना आप यार। मोदी जी की अटेंडेंस कितनी है? अरे राहुल गांधी का बात कर रहा हूँ, राहुल वो शहजाद बताएंगे। राहुल गांधी की बात आप बताएंगे कितनी है? आप बीजेपी राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे भाई? राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मोदी जी के आपसे भाई, आपसे कोई घर में अगर पता है आलोक जी, मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग कितनी अटेंड की? आप रुकिए एक मिनट आलोक जी, मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग कितनी अटेंड की? प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई आपका घर वाला भी आपसे सवाल पूछ लेगा ना, उससे भी आप भाजपा का प्रवक्ता बना देंगे, बताएंगे आप? आपसे कोई घर वाला भी आपका सवाल पूछेगा ना, उसको भी बोलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता। कितनी अटेंड की? आपसे सवाल पूछना मतलब भाजपा का प्रवक्ता बनना है क्या? बीजेपी के प्रवक्ता तो बहुत पीछे हैं आप लोग। तो आपके घर में भी है क्या बीजेपी के प्रवक्ता? आप पता नहीं कैसी बातें करते हैं। आपसे 2 सवाल पूछ लो आप उखड़ जाते हैं आलोक जी। अमन जी मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने कितने सवाल पूछे? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, 2 सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ ना आपसे। सवाल का जवाब सवाल से देंगे क्या? चलिए मुझे एक कागज दिखवा दीजिए जिसमें जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने सपोर्ट किया। अच्छा कोई डिसेंट नोट है आपके पास, उन्होंने विरोध किया हो? अगर किसी ने सपोर्ट किया तो उसका बता दीजिए। कोई डिसेंट नोट है आपके पास जो विरोध इन किया? 50 चीजों पर जीएसटी बढ़ाएंगे और उस पर सपोर्ट किया। सर कंसेंसस, अच्छा चलिए छोड़िए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक शहजाद आ रहा हूँ, मेरे को पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाना जरूरी है। एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्सेस। त्रिपाठी, हर्षवर्धन कंसेंसस किस चीज का था? रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी, पूरी जो डिबेट है, मुझे कांग्रेस चाह रही है, आ रहा हूँ शहजाद एक मिनट आ रहा हूँ, कांग्रेस चाह रही है डिबेट हो, बीजेपी चाह रही है, सरकार चाह रही है चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है? फिर
कौन खेल रहा है गेम, क्या है ये? देखिए, संसद तो हम लोग भी इसीलिए देखते हैं, और आम नागरिक के अलावा हम पत्रकारों को भी लगता है कि आमने सामने कुछ पक्ष विपक्ष ठीक से बात करेगा तो हमको भी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। वरना तो क्या है कि आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी बात पर रजामंद हो जाएंगे और बाहर कहेंगे कि बताइए डिसेंट तो हुआ नहीं या हुआ। अब ये कोई छिपी बात तो है नहीं कि भारत की जनता लंबे समय से चाहती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आ जाए। जी बिल्कुल, ये तथ्य है, ये हर कोई चाहता है। सामान्य जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उससे पूछेगा तो कहेगा भाई जीएसटी के अंदर लाओ, जीएसटी के दायरे में इतना टैक्स सरकार ले लेती है, केंद्र ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ, मतलब महाराष्ट्र में महंगा मिलता है, यूपी में सस्ता मिलता है, क्यों बैलेंस हो जाएगा, बराबर नहीं हो। लेकिन क्या होता है, क्योंकि राज्यों की असहमति होती है, इसलिए हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जब बात होती है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर के बाहर रह जाते हैं। अब क्या हुआ, 47वीं बैठक जब हुई जीएसटी कमेटी की तो बाकायदा उसमें एक मंत्रियों का समूह बना जो अलग अलग राज्यों के हैं, जिसमें जाहिर है वेस्ट बंगाल भी है, जिसमें जाहिर है केरल भी है और भाजपा शासित राज्य भी। ठीक, उन सभी राज्यों के मंत्रियों ने एक प्रस्ताव दिया कि टैक्स रेशनलाइजेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रांडेड पर टैक्स तो 2017-18 से ही लग रहा है, 5% का टैक्स, लेकिन प्री पैकेज्ड फूड के नाम पर जो अलग अलग है, एक तरह से कहें कि किसी एक कंपनी को देना पड़ेगा, किसी एक कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, तो उसको एक बराबर कर दिया। उसको इसी कमेटी ने रिकमेंड किया और कहा कि ये करना चाहिए, ये लागू हो गया। कांग्रेस ने भी रिकमेंड किया, कांग्रेस भी है उसमें, सभी राज्य हैं। पश्चिम और बंगाल, अचानक एक दिन विपक्ष कहता है कि नहीं नहीं, आटा दाल चावल सब कुछ महंगा हो गया है तो इसलिए हम हंगामा करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि आज भी अगर कांग्रेस पार्टी को स्मृति ईरानी के तब के विरोध की बात करनी पड़ रही तो सोचिए कितना जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस के पास महंगाई के विरोध का अपना एक कोई प्रमाण तक नहीं है। आज भी उनको स्मृति ईरानी की वो सिलेंडर वाली तस्वीर लानी पड़ती है, और उस वक्त 1250 का सिलेंडर था और अगर आज सस्ता हुआ तो इसका मतलब कि ओवरऑल सरकार ने महंगाई घटाई सिलेंडर की। आप अंडर रिकवरी के नाम पे जो पेट्रोलियम कंपनियों को देते थे, हम लोग बिजनेस बीट के रिपोर्टर थे तब, तो हमें ध्यान में है, हमें यह भी ध्यान में है मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था कि 10 लाख से ऊपर की आमदनी है, एक मिनट में छोड़ दीजिए। जो मैंने तो कुल मिलाकर ये है सिलेंडर 1250 के आसपास का था, उसमें से 800-850 रुपए सरकार सब्सिडी देती थी। अब वो 1250 का शायद 1100-1150 अब 1000 के ऊपर है, जिसमें 1067 है, कहीं 1087 है, ऐसे है। तो 400 का 1100 थोड़ी ना हो गया। चलिए मैं तो 80 भाई आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 200 के आसपास वो अभी की स्थिति में सिलेंडर सस्ता है। तौसीफ अहमद खान 28 जून चंडीगढ़ 47वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग, मैं डेट तारीख जगह सब बता रहा हूं। 28 जून चंडीगढ़ 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, बंगाल के भी वित्त मंत्री, और कंसेंसस से फैसला हुआ था। क्या बंगाल के वित्त मंत्री उसमें थे? नंबर 1, और नंबर 2 क्या उन्होंने विरोध किया था? 28 जून चंडीगढ़। तौसीफ अहमद खान, बंगाल के साथ तो बीजेपी की केंद्रीय सरकार का जो सौतेला व्यवहार है उसको लेकर के बंगाल के वित्त मंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री हमेशा बयान देती रहती है कि हम बंगाल के जो जीएसटी शेयर का जो पैसा है वो रिलीज़ नहीं करते। हमेशा, अभी हाल में भी डिमांड किया था कि बंगाल का जो पैसा केंद्र सरकार बैठी हुई है पकड़ करके उसे रिलीज़ करे, क्योंकि उससे राज्य सरकार की जो उन्नति के काम हैं वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, अभी आपके सामने हम मुझसे पहले जो पैनलिस्ट कह रहे थे उन्होंने बचाव में ये कह दिया कि 1200 उस जमाने में होता था, 2012 मेरे को ना फैक्ट जानना है तौसीफ भाई, आप ही बोलिए, मुझे ना फैक्ट जानना है। आपको क्या है तौसीफ भाई? फैक्ट ये है कि क्या बंगाल के वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई डिसेंट दिया था? और आज 1000 रुपए में गैस खरीदता है। एक मिनट तौसीफ भाई, तौसीफ अहमद खान, आप जो आलोक जी की शिकायत है, जो कांग्रेस पार्टी की शिकायत है, आप इंटरप्ट ना करें मुझे। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सवाल का जवाब दीजिएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कंसेंसस से फैसला हुआ, तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति से, जीएसटी लगाने का 5% जो दूध दही पे लगाया गया। क्या बंगाल के वित्त मंत्री की सहमति थी? अगर थी तो अब विरोध का ड्रामा क्यों? कमरे में सहमति, बाहर आकर डिजाइनर विरोध, यह है मेरा सवाल। क्या सहमति थी, हां या ना? तौसीफ अहमद खान। नहीं, आप एक टूटी फूटी शायरी करके आ सकते हैं,
लेकिन आपकी टूटी फूटी शायरी से लोगों का मसला हल नहीं होगा। जो आप देखिए, आप रेट चलाइए कि किस किस चीज़ पे जीएसटी लग रहा है। आप मेरा सवाल, दही, लस्सी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? पनीर, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लोग थे, आया ना? नेचुरल हनी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लोग थे, हाँ या ना? कभी जीएसटी ये तो था फिर ही नहीं उस पे। ये तो कमरे में विरोध है, कमरे में डिमांड सहमति है, बाहर आकर विरोध है, कि आप जीएसटी वापस लीजिए। तो फिर जीएसटी की सहमति क्यों दी थी? फिर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दीजिए। और पहले मुझे जीएसटी लगाने की सहमति क्यों दी थी जीएसटी काउंसिल में? मुझे पहले करेक्शन करना होगा। ठीक है, आपने बोल लिया ना, अब आप मुझे इंटरप्ट ना अरे करें। दी थी नहीं दी थी ये तो बता दीजिए भाई। दर्शक देख रहे हैं कि आप किस तरीके। ठीक है, अब आप हो गया ना सवाल, अब आप रुक जाइए। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नहीं छोड़ूंगा। बोलूंगा। सहमति दी थी नहीं दी दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। मैं भी आपको कमरे में हाँ करते हैं, बाहर आकर विरोध करते हैं। आपकी झूठ को सच अच्छा, मैं झूठा हूं तो कहिए, हमने डिसेंट नोट दिया था, हमने विरोध किया था। जमाने में जब स्मृति ईरानी जीएसटी काउंसिल करती है, जब स्मृति ईरानी सड़क में डीजल को गैस के दाम को लेके स्मृति ईरानी सड़क में उठती थी, उस वक्त भारत की पब्लिक 400 रुपए के लगभग में गैस खरीदती थी। आज 1000 से ऊपर गैस खरीदा जा रहा है। समझ ही नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूं। आप लोग कमरे में समर्थन करते हैं, बंद कमरे में बाहर आकर हंगामा करते हैं, विरोध प्रदर्शन का ड्रामा करते हैं, डिजाइनर विरोध करते हैं। लेकिन आपकी दर्शक ठीक समझ रही है भाई। मैं समझा रहा हूं दर्शकों को, सरकार का फैसला नहीं होता, जीएसटी काउंसिल का फैसला होता है। जीएसटी काउंसिल में 8 गैर बीजेपी शासित राज्यों के वित्त मंत्री थे, सबकी सहमति थी। ये जो अब जो विरोध किया जा रहा है, सबने हामी भरी थी पहले। वो इसलिए क्योंकि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। शहजाद जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। शहजाद जल्दी से, शहजाद जल्दी से, शहजाद। देखिए अमन जी, यहाँ पर कुछ टैक्स फ्री एलिगेशन और फैक्ट फ्री बातें की जा रही है। ये टैक्स फ्री एलिगेशन क्या है? आपने सबसे पहले तो ये जो गोलमाल के सरगना है उनको सही बताया। कॉस्ट टू टैक्स पेयर क्या था? 2014 में कॉस्ट टू टैक्स पेयर एक 14 किलो के सिलेंडर का था 1241 रुपीज। आज वो कॉस्ट टू टैक्स पेयर है 1129 रुपीज, मतलब कि दाम कम हुआ है। और ये भी उज्ज्वला योजना, मैं प्लीज अमन जी मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों को हमारी बातों का लाभ मिले जो पार्लियामेंट में होने नहीं दे रहे। हाँ, दूसरी बात इन्होंने मतलब कहा 1241 का सिलेंडर कितने का हो गया? दूसरी बात इन्होंने जो 1241 का सिलेंडर कितने का हो गया? 1129 या 1130 का है। आप इंडियन के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। कॉस्ट टू टैक्स देन वाज 1241। कितने में खरीदी थी? 2014 ऐसे नहीं अमन जी, मैं कॉस्ट टू टैक्स तौसीफ भाई ऐसे नहीं, एक एक करके। अमन जी, हाँ बोलिए आलोक जी, आ रहा हूँ, बोलिए आप। बोले जा रहे हैं ना, पब्लिक कितने में खरीदती वो बताइए। अमन जी कृपया करके थोड़ा सा प्लीज, आ रहा हूँ आलोक जी। हाँ, दूसरी बात अमन जी, ये जो याद है ना कितने करोड़ों के ऑयल बॉन्ड लेकर इन्होंने सब्सिडी तो दी थी, परंतु लाखों करोड़ों के ऑयल बॉन्ड जिसको आज भी हम चुका रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 26 लाख करोड़, बिल्कुल सही कहा आलोक जी ने, ये 26 लाख करोड़ जो आज आए हैं वो रेवेन्यू आज 90 लाख करोड़ के रूप में सामाजिक जन कल्याण के लिए खर्च हुआ है। आपके समय में 10 साल में 49 लाख करोड़ ही मात्र खर्च हुआ था, बाकी का पैसा कौन खा गया? तीसरी बात, पेट्रोल के बारे में बात की। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। पेट्रोल 90 टू 98 में 200% पेट्रोल के दाम बढ़े, 2006 से 14 में 64% बढ़े, और 2014 से 22 इतने वैश्विक कारण होने के बावजूद भी 33% बढ़े। यह है हकीकत। आप बताइए, ये इनको कुछ फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। और मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं कि वैट काटा क्या? बंगाल ने कितना वैट काटा पेट्रोल पे? जरा पूछ लीजिए। महाराष्ट्र में विदेशी दारू पर टैक्स काटा। ये एकनाथ जी और फडणवीस जी की सरकार ने पेट्रोल पर अभी जाकर जो है वैट काटा है। जब हमने 2 बार एक्साइज काटा था, कितनी बार इनकी राज्य सरकारों ने वैट काटा? पूछिए। और क्या ये ऐसा, क्या ये राजस्थान में आज भी सबसे महंगा तेल है? एक सवाल है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। क्या ऐसा पहली बार है जब इस तरह के खाद्य वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया हो? जीएसटी व्यवस्था से पहले क्या राज्य खाद्यान्न से महत्वपूर्ण राजस्व नहीं ले रहे थे? क्या वैट नहीं लिया जा रहा था? एक छोटा सा ब्रेक, आलोक जी आपसे शुरू करूंगा, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं। रूस ने यूक्रेन के कितने शहरों को तबाह कर दिया और उनकी बदौलत उन पर कब्जा करने में कामयाब रहा। लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक इस परमाणु प्लांट में माहौल इतना गर्मा गया कि करीब 500 रूसी सैनिकों को इन हालात को काबू करने में लगाना पड़ा।
वहां के मेयर का दावा है कि 9 रूसी सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की हालत ज्यादा खराब बताई गई, जबकि सैनिकों के मारे जाने की संख्या का पता नहीं चल पाया, जो कि रहस्य बना हुआ है। इस बीच यूके ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जारी स्पेशल ऑपरेशन में अपनी फौज की कमियों को दूर करने के लिए अपराधियों और ब्लैकलिस्टेड लोगों की मदद ले रहा है, जिसका खमियाजा उसे भुगतना भी पड़ रहा है। खबर है कि इन लोगों को न तो रूसी फौजियों की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है और न ही उन्हें जंग के मैदान की बारीकियों को समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस की जेलों में बंद कैदियों को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि अपराधियों को रूसी फौज का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये कि इस तरह रूस अपनी फौज की अहमियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जापोरिजिया परमाणु प्लांट में कई रूसी फौजियों के मारे जाने की खबर सबके दिमाग में सवाल खड़े कर रही है। उधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकरा दी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार तुरंत सड़क पर पलट गई। हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही कार डिवाइडर से टकराई, आसपास मौजूद लोगों ने कार में बैठे ड्राइवर के अलावा दूसरे लोगों को बाहर निकाल लिया। यही नहीं, उन्होंने क्रेन बुलाकर सड़क पर पलटी कार को भी सीधा करवाया। बताया गया कि सड़क पर खड़े एक जानवर को बचाने की कोशिश में कार का बैलेंस बिगड़ा था, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि डिवाइडर से इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार में बैठे लोगों को खरोंच तक नहीं आई। उधर अमेरिका का लाल सागर के तिरान द्वीप से इस साल के आखिर तक अपनी शांति सेना निकालने का ऐलान इस समंदर में सऊदी अरब का दबदबा बढ़ा सकता है। लाल सागर सऊदी अरब के बगल में और उसके तिरान और सनाफिर नाम के 2 द्वीप पिछले करीब 70 साल से सऊदी अरब और इजराइल में फसाद की जड़ बने हुए हैं। लेकिन अब जमीन का वो विवाद आखिरकार सुलझता हुआ दिख रहा है। तिरान और सनाफिर लाल सागर के ये दोनों द्वीप वीरान हैं। वहां आम लोग नहीं रहते हैं तो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका और कुछ दूसरे देशों की सेना के सैनिक। इसकी वजह है तिरान और सनाफिर द्वीपों का उलझा हुआ और खून से सना इतिहास। लेकिन इसके साथ ही तिरान और सनाफिर द्वीप अपनी लोकेशन की वजह से रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ये दोनों अकबा की खाड़ी की एंट्री पर हैं और अकबा की खाड़ी मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। ऐसे में जब अरब देश इजराइल से लड़ने जाते थे तो तिरान और सनाफिर द्वीप चेक पॉइंट का काम करते थे। उधर खबर है कि आतंकी संगठनों ने कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। बताया गया कि आतंकी संगठन सोशल मीडिया पर हथियारबंद आतंकियों की तस्वीर जारी कर वहां के युवाओं को बरगला रहे हैं, ताकि उन वीडियो को देखकर घाटी के नौजवानों को आतंक की ओर आसानी से धकेला जा सके। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें 2 आतंकी AK-47 और पिस्तौल के साथ दिखाई दिए। पहचान छिपाने के लिए दोनों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। इस वीडियो में दोनों आतंकी कभी हथियार लहराते तो कभी हथियार। तो संसद में डिजाइनर हंगामा, देश क्यों भरे जुर्माना, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आलोक जी, आलोक शर्मा, शहजाद पूनावाला बीजेपी से, आलोक जी कांग्रेस पार्टी से, तौसीफ अहमद खान है मेरे साथ और हर्षवर्धन त्रिपाठी है। आलोक जी, 28 जून चंडीगढ़ 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक, उसमें कांग्रेस पार्टी के राज्य के वित्त मंत्री नहीं थे क्या? और थे तो क्या उनकी तरफ से डिसेंट नोट दिया गया था? क्या विरोध किया गया था? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है आधा झूठ बताकर देश को बरगलाना आजकल एक परंपरा हो गई है। अगर उस नोट के अंदर ये लिखा हो कि 5% और 10% हम इस तरह से बढ़ाएंगे, या तो शहजाद भाई अभी दिखा दें कागज या आप दिखा दें। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम 98% चीज़ों पर बढ़ा देंगे और फिर कहें कि साहब कांग्रेस भी तो वहाँ बैठी हुई थी। ये पुरानी परंपरा है सरकारियों की भी, दरबारियों की। 3 काले कानून आए तो कहा गया है तो कांग्रेस ही लाना चाह रही थी। हंगामा हुआ संसद में, कांग्रेस देखिए कितना बड़ा देशद्रोह कर रही है, और फिर वो 3 काले कानून वापस हो गए। ये पूरे देश ने देखा। तब भी पूरा मीडिया जगत कहता था कि कांग्रेस जो है देशद्रोही का काम कर रही है। नोटबंदी के ऊपर जब हमने कहा तब भी पूरे मीडिया ने कहा कि कांग्रेस देशद्रोही का काम कर रही है, नोटबंदी से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? काला धन आ गया, स्विस बैंक में 1.5 गुना 2 गुना पैसा बढ़ गया। मीडिया चैनल्स ने कोई डिबेट नहीं की। अगर उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ हो कि 5% और 12% ये रेट बढ़ेंगे, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा पूरी दुनिया से माफी मांग के। दूसरी चीज, ऑयल बॉन्ड्स की बात आई, 3500 करोड़ रुपया हमारी ही सरकार देकर गई थी। उसके बाद अभी तक रैशनलाइजेशन पर था, इस पर नहीं था, आप ये कह रहे हैं?
हाँ बिल्कुल सच्चाई है ये, अच्छा, आपको भी पता है, ठीक, लेकिन आप ठीक, बताएंगे ठीक। नहीं। नहीं, मुझे क्या पता क्या नहीं पता, वो तो अब पता लग रहा है। आपको क्या इस पता बात है? आप लोग थे क्या उस बैठक में? आपके राज्य के वित्त मंत्री थे? तो वो डिसेंट नोट था? मैं फिर बता रहा हूँ, अगर उसमें ये हो कि ये 50 आइटम हैं, हम इनके ऊपर ये टैक्स लगाएंगे, अगर ये उस मीटिंग में पास हुआ हो, मैं भी वो डिबेट छोड़कर माफी मांग के चला जाऊंगा। नहीं तो वो समझ तो गए निर्मला सीतारमण, एक मिनट वापस आते हैं। तो क्या निर्मला सीतारमण झूठ बोल रही हैं? बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, सरेआम झूठ बोल रही हैं। ठीक है, ये ठीक है। एक मिनट मैं शहजाद का जवाब लेता हूं। एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। आलोक जी ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप बोलिएगा, उसके बाद मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। आलोक जी एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या देश की वित्त मंत्री झूठ बोल रही है? आइटम्स डिसाइड हुए हों। एक मिनट, नहीं, अब आइटम्स में मत आइए। क्या 5% जीएसटी लिवाई करने की बात की गई थी? आया ना? भाई से बताइए ना। एक मिनट शहजाद, आप बोलेंगे रैशनलाइजेशन, जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात की गई। अगर ये कंसेंसस हुआ ये अब आप माइन्यूट होते जा रहे हैं। दिखा दीजिए मुझे। एक मिनट, पहले आपने बोला, एक मिनट आलोक जी, पहले आपने बोला कि जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात थी, 5% लिवाई की बात नहीं थी। अब आप कह रहे हैं ये आइटम्स नहीं बताई गई थी। एक बार आप पहले बोल लीजिए क्या बात हुई थी, फिर शहजाद आप बोलिएगा, ताकि पता लगे कौन सच कौन। केवल रैशनलाइजेशन की बात हुई है। ठीक है, एक मिनट देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स गलत लगाया गया था। ये 1 नेशन 1 टैक्स था ही नहीं, ये 1 नेशन 5 टैक्स था। उसी की रेक्टिफिकेशन करते करते आज रैशनलाइजेशन की बात चली। रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 58% आप 98% चीजों पर टैक्स को बढ़ा दें। अगर कहीं किसी डिक्शनरी में हो तो हमें नहीं मिला। मेरी 2 वित्त मंत्रियों से बात हुई, दोनों ने ये कहा कि केवल रैशनलाइजेशन की बात हुई थी, ये नहीं था कि आप इतने आइटम्स पर इस तरह से टैक्स बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आप बोलिए। एक मिनट शहजाद, एक मिनट शहजाद, अब शहजाद नहीं, एक मिनट आलोक जी, आलोक जी ये जरूरी है। आलोक जी मेरे सामने ट्वीट है निर्मला सीतारमण का, उन्होंने लिखा है दिस वाज अ यूनानिमस डिसीजन बाय द जीएसटी काउंसिल। शहजाद एक मिनट, आप ही के पास आ। निर्मला सीतारमण ने लिखा है this was a unanimous decision by the GST Council. All states were present in GST Council when this issue was presented by the GOM on rate rationalization. जब इस मुद्दे को रखा गया in the 47th meeting held in Chandigarh on June 27, all state including non-BJP state, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। तो क्या वित्त मंत्री झूठ बोल रही थी या आलोक जी झूठ बोल रहे हैं? मुझे जानना है। शहजाद पूनावाला, सिर्फ आप बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे सारे। अमन जी, आपने डिबेट को एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर लाया है, जहां पर कांग्रेस अधिकृत रूप से कह रही है कि उस मीटिंग में धोखा किया गया स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, उनकी आंखों में धूल झोंका गया, उनको बताया नहीं गया एजेंडा क्या है और उनके दस्तखत ले लिए गए, उनका वोट ले लिया गया। यह बहुत गंभीर आरोप है और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं मानेंगे अमन जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर का ट्वीट आपने जो पढ़ा वो भी सही है। 27 जून को यह फैसला लिया गया था और उसके बाद प्रकाशित भी हो गया था बहुत सारे मीडिया चैनल में, उसके बाद नोटिफाई भी हो गया था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तब से लेकर आज तक अगर इनके साथ इतना बड़ा धोखा, छल, कपट हुआ, क्या उनके एक भी आज तक फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट में या कहीं पर भी, आप सार्वजनिक पटल पर पीसी करने के आदी है, उन्होंने अभी तक ये बात 27 जून से लेकर अब तक अधिकृत रूप से उठाई कि देखिए हमारे साथ इतना बड़ा धोखा जीएसटी काउंसिल के नाम पर निर्मला सीतारमण जी ने किया? क्योंकि मैं उनको चाहे जितने सबूत दिखा दूं कि रेट रैशनलाइजेशन, करेक्शन ऑफ इन्वर्जन ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज, एनहांसमेंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ये सारे एजेंडा आइटम्स थे और उसमें हर चीज पर डिस्कशन होती है, हर चीज पर क्या करना है, ये सारी विस्तृत डिस्कशन होती है। परंतु आलोक जी ने जो आरोप लगाया है, मुझे लगता है कि आलोक जी पहले यह बता दे कि इतना बड़ा छल कपट किया, आप जैसे प्रवक्ता को पता है, क्या आपके फाइनेंस मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को नहीं पता था? इतने दिन में उन्होंने क्या इस बात को उठाया, हां या ना? सिर्फ इसका जवाब दीजिए आलोक जी। जीएसटी काउंसिल में धोखा हुआ आपके वित्त नोटिफिकेशन जब से आया है, एक मिनट, नोटिफिकेशन जब से आया, जब से सब ने उठाया है। जब तक अंधेरे में थी बात, कौन उठाता, कैसे उठाता? नहीं, आपके किसी अगर उससे पहले कोई नोटिफिकेशन सरकारी आइटम, एक मिनट सर एक मिनट, आपके पूरी किसी फाइनेंस मिनिस्टर का कोई संसद में विरोध कर रही है। मैं जो कह रहा हूं सुनेंगे आप अभी? मैं कह रहा हूं पूरी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है। मैं कह रहा हूं पूरी संसद से लेकर सड़क तक हम विरोध कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर जो थे राजस्थान के, विरोध क्यों नहीं आया उसका? मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने एक बार बात कही मैंने, अरे वो थे वहां पे,
उस मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ था। एक मिनट सुनो ना भाई। आलोक जी उनके साथ धोखा हुआ है, ये गलत है, ये मैं आपके साथ हूं। अमन जी एक मिनट। आलोक जी मैं आपके साथ हूं। जीएसटी काउंसिल में अगर कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हुआ है तो कांग्रेस के कौन से वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आया? गुजरात और कर्नाटक का चुनाव आता है तो अरे भाई जीएसटी घट जाते हैं गुजरात के आइटम पे, अगर गुजरात का चुनाव हो नहीं है सर। नहीं आलोक भाई, अब आप एक मिनट अमन जी ये क्लियर करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अमन जी आपने बोला जीएसटी काउंसिल में बीच में यार। नहीं एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं आलोक जी, आराम से बात मैं चुप हो जाता हूं, आप लोग दोनों बोल नहीं अब आप चुप, मेरे को पता है ऐसा होता है जब आप फंसेंगे। मेरा सवाल है, आपने बोला आलोक जी ऐसा होता नहीं, एक मिनट रुक जाइए आलोक जी, आप मैं गलत साबित करिए ना, फिर गलत साबित करिए ना, उखड़ क्यों रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूं, बैठे हैं आप, उनसे कागज क्यों नहीं मांगते हैं? तो मैं आपसे, अरे आप आरोप आपने लगाया, शहजाद ने लगाया, पूछिए ना कागज। अभी आपने आरोप लगाया कि जीएसटी काउंसिल में हमारे वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हो गया। जीएसटी काउंसिल की आलोक जी आपने बोला हमारे वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हो गया, आपने बोला हमारे वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हो गया, देश की जनता के साथ धोखा हुआ। तो आपके जो वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हुआ, किसी का कोई स्टेटमेंट? अरे भाई मैं सीधा कह रहा हूं, जीएसटी काउंसिल के मिनट्स ओपन कर दीजिए ना आप, अगर उन्होंने साइन किया है तो हम सब माफी मांगेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, शहजाद बोल लीजिए फिर एक मिनट। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही, महंगाई है, विरोध कर रही है, डिबेट कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस विरोध कीजिए, फालतू करने की जरूरत क्या है? कांग्रेस विरोध कर, एक तो आलोक जी, एक तो कागज होता तो बीजेपी जनता के बीच में लाकर नहीं छोड़ देती अमन जी। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं आलोक जी, मेहनत कौन कहां पर कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, छोड़िए ना, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। बढ़ा है और उस पर कांग्रेस के, अरे भाई कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साइन होते तो आपको इतनी मेहनत ही नहीं करनी। तो वित्त मंत्री झूठ बोल रही है क्या? बिना कंसेंसस के फैसला, क्या जीएसटी काउंसिल में बिना कंसेंसस के फैसला हो गया? झूठ बोलती है वो। अमन जी अच्छा सर, झूठ बोलते वित्त मंत्री झूठ, जो खाता ना भाई, जो राहुल जी कहे वही सही, आप लोगों का सही है, जहाँ खाता ना भाई जो राहुल जी कहे वही सही। देश की वित्त मंत्री झूठ बोल रही है, जीएसटी काउंसिल, सर जीएसटी काउंसिल अगर झूठ बोल रही है तो आपकी वित्त मंत्री का कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए ना मेरे को आलोक जी, जो आपको पता है वो उनको नहीं पता ना भाई। एक कागज दिखा दीजिए कि जिसमें मिनट्स में लिखा हो कि 5 और 12% बढ़ाएंगे और उस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे लगता है कि बताइए शहजाद आप बोलिए, फिर आप शहजाद पे भाग जाएंगे, राहुल पे भाग जाएंगे। नहीं एक मिनट वो जवाब देंगे। अमन जी कितना शहजाद सब मिलकर। शहजाद अमन जी, जनता मेरी बात को सुनना चाहती है, कृपया मुझे संरक्षण दीजिए। प्लीज बोलिए अमन जी। हमारे इसीलिए तो क्योंकि पकड़े जाते हैं ये लोग, इसीलिए संसद में चर्चा नहीं चाहते। अमन जी कृपया करके, अमन जी आपके मैं सबकी बात सुनता हूं, मैं नहीं करता हूं इस प्रकार से डिबेट। एक एक करके प्लीज शहजाद। अमन जी, मैं यहां पर कागज क्या, मैं अगर इनको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दूं कि इनके मंत्री उस मीटिंग में थे तो ये बोलेंगे ये सब डॉक्टर है, ये अमन चोपड़ा, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये शहजाद, ये सब इसमें शामिल है। सुनिए ना प्लीज अमन जी, मैं देखो बहुत महत्वपूर्ण सरकार का विषय रखना है, या तो आपका पीसीआर मुझे समर्थन दे, मैंने बात रखी, सरकारी ये तरीका नहीं है बॉस, ये तरीका नहीं है डिबेट का, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। अब आप घबरा रहे हैं आलोक जी, अब आप घबरा रहे हैं आलोक जी, अब आप नहीं घबरा रहे हैं तो बोलने दीजिए, या तो आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, अब आप समझ गए आपके मुंह से क्या निकल गया है। अरे मैं घबराता नहीं, चार लोगों से बोलने दीजिए ना, फिर भाई मैं बोलने दीजिए ना, फिर सरकारियों से बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। नहीं ऐसा नहीं है, विषय रखने का मौका मिलेगा क्या? अब आप बोलिए, पे ले जा रहे हैं देश को बरगला बरगला के। बस ठीक, एक मिनट शहजाद, अब आप ऑडियो बंद कर सकता, भाई ऑडियो बंद है, एक एक करके बोलेंगे। शहजाद आप बोलिए। पीसीआर शहजाद आपका पीसीआर कोऑपरेट भी तो कर सकता है ना, मैंने तो सारी बातें सुनी है उन सबकी, और जब मैं इतना महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूँ, आपका पीसीआर उनका ऑडियो लाउड करके मुझे तोते की लड़ाई लड़वा रहा है। मैं ऑडियो नहीं बंद, मुझे नहीं लड़नी तोते की लड़ाई। शहजाद आप बोलिए। शहजाद पर मुझे प्लीज अपनी बात रखनी। बोलिए शहजाद। हाँ देखिए, ऑडियो बंद है सबका। मैं इनको कागज क्या, इनको मैंने इनको साक्षात प्रमाण भी दिखा दिए कि इनके मंत्री वहां थे जब ये निर्णय लिए गए, तो ये नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं आलोक जी पर ज्यादा भरोसा करता हूं, और जब से ये निर्णय नोटिफाई हुआ है, सार्वजनिक पटल पर आया है, तब से लेकर अब तक राजस्थान के वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री, या आप मांग लीजिए वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री, क्या उन्होंने लिखित जो एक स्ट्रक्चर होता है हमारी संविधान का, हमारी डेमोक्रेसी का, उन्होंने क्या फाइनेंस मिनिस्टर और सेंटर को या पार्लियामेंट को लिखकर कहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, हमें बोला गया ये हो रहा
रहा है, परंतु साइन इस पर लिया गया एंड वी आर टेकिंग स्टर्न लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। क्या किसी ने अभी तक इस पर यह आपत्ति दर्ज करवाई है? अगर की है तो शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी आपकी बात को मान लेगी, परंतु अगर नहीं की है तो आलोक जी आपका यह कहना कि वित्त मंत्री ने झूठ बोला और जीएसटी काउंसिल में निर्णय नहीं लिए गए, यह आपकी तरफ से बहुत ही घोर एक बड़ा आरोप है। उसका प्रूफ आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि अक्यूज जो अक्यूज करता है वो प्रमाण लाता है, अक्यूजेशन लगाने वाला प्रमाण देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो आलोक जी कह रहे हैं, हो सकता है इनके पास जानकारी हो कि वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हुआ। ये जीएसटी काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, सरकार फैसला नहीं लेती, जीएसटी काउंसिल लेती है, इसलिए जीओएम होता है, इसलिए वित्त मंत्री होते हैं। तो ये एलिगेशन बहुत डेंजरस है मेरे ख्याल से कि वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हो गया, उनको अंधेरे में रखा और उनको डिच किया गया, धोखा हो गया वित्त मंत्रियों के साथ कांग्रेस राज्यों के। अमन जी सिर्फ ये बहुत डेंजरस है, मतलब अगर ऐसा हुआ तो दीजिएगा। हाँ बोलिए पूरा 1 मिनट लीजिए हर्षवर्धन जी। सचमुच बड़ा खतरनाक है कि जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, और जिस पर अभी तक इस तरह का कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। मैं आज की तारीख तक बात कर रहा हूं, अभी आपकी इस बहस के पहले तक कोई विवाद इस पर नहीं खड़ा हुआ। नहीं, लेकिन आलोक जी के पास होंगी ऐसी जानकारी, अदरवाइज वो भी ऐसे नहीं बोलते, वो बोल रहे हैं तो बात कुछ दम होगा। जब आपको याद होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर हुआ तो निर्मला सीतारमण जी ने बहुत साफ साफ कहा कि इसमें सभी राज्यों की सहमति से यह फैसला हुआ है, किसी कांग्रेस या भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको 2 सुर्खियां हेडलाइंस पढ़कर सुनाता हूं। ये एक हेडलाइन है 1 जनवरी 2014 की, प्राइस ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी हाइक्ड बाय ₹220 टू ₹1241 पर सिलेंडर। और मैं जानता हूं कि अभी तुरंत ये जवाब आएगा कि देखिए ये तो नॉन सब्सिडाइज्ड थे, जनता को क्या मिलता था। तो एक और हेडलाइन में पढ़ देता हूं, ये 4 अक्टूबर 2012 की है, प्राइस ऑफ नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर हाइक्ड बाय ₹127 पर सिलेंडर टू ₹883.50। और इसी में जब नीचे जाते हैं तो मेरे ध्यान में नंबर नहीं आ रहे थे। 2012 में एक जो सिलेंडर मिलता था, एक उस पे 6 सिलेंडर मिलते थे कुल सब्सिडाइज्ड। क्या इस देश में जो परिवार हैं उनका एक सिलेंडर में 2 महीने काम चल सकता है? और उसमें साफ लिखा हुआ है कि नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर आप कितने भी ले सकते हैं। 2012 में 883, 2014 में 1241। मैं अब कह रहा हूं कि दरअसल यही वो वजह है जिसकी वजह से ठीक से महंगाई पर बहस करने से भागने की कोशिश होती है, वरना देश की जनता सब साफ साफ सुनेगी ना। अंडर रिकवरी के नाम पे देश ही की जनता को तो पैसा है ना, चाहे कान इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़। त्रिपाठी जी एक चीज है ना, त्रिपाठी जी एक चीज है जो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी के लिए बोला, उन्होंने बोला कि वो सरगना शब्द का इस्तेमाल, वो सवाल कितने पूछे उन्होंने, ये सारी चीजें मैटर करती हैं क्या? ये इसका मतलब उन्होंने सवाल नहीं पूछे तो क्या विपक्ष विरोध नहीं कर सकता है क्या? मतलब क्या विपक्ष विरोध ना करे, हंगामा ना करे, सवाल ना पूछे? अमन जी मुझे लगता है कि आप अन्याय कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सत्र में आते हैं, कितना आते हैं इस पर तो आपको सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बेहद गंभीर मौकों पर जब पूरी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पे रहती है कि नहीं अब तो एकदम उखाड़ फेंकना है सरकार को, जनता के बीच में जाएंगे, राहुल जी उखाड़ फेंकने के बजाय चले जाते हैं विदेश यात्रा। तो ये मुझे लगता है ये वाला सवाल पूछना, कितने प्रश्न पूछे, आपको ये पूछना चाहिए कि राहुल जी रहते हैं या नहीं रहते। हाँ, कई बार संसद में रहते हैं, कई बार नहीं रहते हैं। मुझे लगता है ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं एक मिनट, तौसीफ अहमद खान, तौसीफ भाई, क्या बंगाल के वित्त मंत्री के साथ भी धोखा हुआ? जो आलोक जी ने कहा कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हुआ, क्या बंगाल के वित्त मंत्री के साथ भी धोखा हुआ? उनको भी अंधेरे में रखा गया और ये जीएसटी लागू कर दिया गया। तौसीफ अहमद खान, देखिए जीएसटी काउंसिल का जो अभी आप टैक्स रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसमें स्टेट्स का से नहीं होता है। और जहां तक बंगाल का मामला है, आपको मैंने बताया कि ऑलरेडी, अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है लेकिन ऑलरेडी आप आंकड़ा निकाल करके बताइए कि टाइम टू टाइम बताया गया कि कितना रुपया बंगाल का बाकी है जो जीएसटी का शेयर सेंटर ने आज तक पैसा नहीं दिया। इतने सालों तक जीएसटी लागू नहीं हो पाई। एक मिनट बोलने देता हूं उनको। तौसीफ अहमद खान, आप ये रिस्पॉन्सिबली बोल रहे हैं, आप लॉयर भी हैं, जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स का से नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, और साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने आज तक बहुत बकाया रखा हुआ है, बंगाल गवर्नमेंट को अभी तक जीएसटी का शेयर का पैसा नहीं दिया है।
अब इस बारे में आप आंकड़ा बताइए कि बंगाल के सरकार को कितना रुपए केंद्र सरकार ने बकाया रखा हुआ बता ही देना चाहिए। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बताएंगे। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की दलाली कैसे होता, तो ये तो छोड़ तथ्य गलत है। आप तो ये बताएंगे ही नहीं। ये देखिए, ये तथ्य गलत है। आपकी पार्टी के संस्कार हैं ये शब्द। आप लोग परिवार में ऐसा बोलते हैं, अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं। आप बीजेपी के दलाली छोड़ नहीं सकते, वरना हिम्मत है तो बताइए कितना बकाया है। नहीं उतर सकता, हिम्मत है तो बताइए बंगाल सरकार का बकाया कितना है पर नीचे नहीं उतर बीजेपी की सकता। केंद्र सरकार ये ने नहीं आपके दिया। संस्कार है। आपको ये कहकर छोड़ रहा हूं, मैं आपको माफ कर रहा हूं। आज के बाद ये शब्द मेरे लिए मत इस्तेमाल करिएगा। आपको ये कहकर माफ कर रहा हूं मैं आज के बाद। अपने परिवार में भी आपके यही संस्कार होंगे कि आप अपने परिवार को भी दलाल कहकर इस्तेमाल करते होंगे। आंकड़ा बता नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप छोड़िए ना। आपसे फिर बोल रहा हूं, घर वाले 2 सवाल पूछ लेंगे, उनको भी दलाल कह देते होंगे आप लोग। आप नहीं बताइएगा, मैं आपसे आपके घर वाले 2 उल्टे सवाल पूछ लेंगे, उनको भी दलाल कह दे देंगे आप लोग। इसलिए आपके परिवार और आपके ये संस्कार हैं जो मैं आपको ये कहकर माफ कर रहा हूं। स्टेट का बस ये अमित मित्रा का स्टेटमेंट है। झूठ पकड़ा जाएगा तो कुछ भी वो बोल सकते हैं। इसमें कोई बार बार वो झूठ बोले राज्य का से नहीं होता। जिस बॉडी की संकल्पना ही जिस कमेटी को रखा है इसीलिए बनाया ही गया है, जिसमें राज्यों का और केंद्र का सबका अधिकार। एक मिनट, पहले शहजाद फिर आलोक जी। पहले शहजाद आप बोलिए, फिर आलोक जी आ रहा हूं इस सवाल के साथ। आलोक जी, क्या जीएसटी काउंसिल में क्या जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स का से नहीं मीटिंग को भी लाइव दिखाना पड़ेगा जिस तरह का झूठ बोला जा रहा है। क्या जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स का से नहीं होता तो फिर क्यों झूठ बोला जाता है? ये पहले शहजाद फिर आलोक जी, ये सवाल रहेगा आपके लिए। 74,398 ठीक है, ठीक हो गया। तौसीफ भाई, तौसीफ हो गया, तौसीफ हो गया। आप डरते क्यों है? तौसीफ छोड़िए ना, कौन किससे डरता है? जेल में डाल देंगे, होम मिनिस्टर आपको जेल में थोड़ी डाल देंगे। आप प्रेस है, आपको आजादी है, सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा। आप बोलिए कि कितना रुपया बकाया है। इसका चैनल फिर से ये कर रहा है अमन जी, समय ले रहा है, उनको समय दे रहा है। छोड़ दीजिए बस, ये आंकड़ा है जून महीने का। चलिए तौसीफ, 24 जून 2021 का। पहले थोड़ा पढ़िए जीएसटी काउंसिल क्यों बना था, क्या बना था, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पहले थोड़ा पढ़कर आइए आप डिबेट में आने से पहले डिबेट में आने से पहले थोड़ा पढ़कर आइए। जीएसटी काउंसिल क्यों बना था, जीओएम क्या होता है, स्टेट्स का क्या से होता है, थोड़ा पढ़कर आइए। मुझे डाउट हो रहा है तौसीफ अहमद खान कि आप लॉयर हैं। चलिए आप शहजाद आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद रहेगा। शहजाद, फिर आलोक जी आपके पास आऊंगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। शहजाद पहले आप, फिर आलोक जी आप बोलेंगे। शहजाद, क्या स्टेट्स का से नहीं होता? स्टेट्स का 2/3 से होता है। अगर स्टेट्स का कोई से नहीं रखना था तो जीएसटी काउंसिल बनाने का क्या मतलब होता? केंद्र की सरकार डायरेक्टली फैसला ले लेती और लागू कर देती। जीएसटी लागू ही फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हुआ है और इसीलिए ये कहना कि उनका एक वोट नहीं होता। और दूसरा झूठ क्या बोला गया कि धोखाधड़ी की गई वहां के वित्त मंत्रियों के साथ। तीसरा झूठ बोला गया कि जीएसटी ड्यूज क्लियर नहीं हुए। आपको पता है जीएसटी ड्यूज क्लियर करने की भी जो एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है कि किस स्टेट को कितना मिलेगा, वो भी जीएसटी काउंसिल तय करती है और उसके हिसाब से 90,000 करोड़ का पेमेंट अभी मई एंड में किया गया है। 1 रुपया ड्यू नहीं है एज पर द शेड्यूल ऑफ जीएसटी काउंसिल। परंतु ये 3 बड़े झूठ। परंतु मैं आलोक जी से ज्यादा जिम्मेदारी का उनसे अपेक्षा करता हूं। वो विपक्ष की बड़ी पार्टी है और वो उन्होंने 70 साल तक राज किया है। आलोक जी, क्या आप कह रहे हैं कि आपके जो वित्त मंत्री थे उनके साथ धोखाधड़ी हुई उस मीटिंग में और आपने अभी तक उस धोखाधड़ी के बारे में एक भी लिखित शिकायत नहीं की है? एक भी लिखित शिकायत नहीं की है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी। वैसे तो बात में आप लेटर लिख लेते हो। आलोक जी आ रहा हूं, कह तो दिया शहजाद, बार बार रिपीट करा रहे हैं। हाँ बोलिए आप आलोक जी बोलिए आप। आलोक जी, क्या स्टेट्स का से नहीं होता? मुझे लगता है मैं अपनी बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूं। वही तो कि सरकार के पास कागज है कि 5% और 12% बढ़ाएंगे और उस पर हमारे वित्त मंत्रियों के साइन है, तो धोखा नहीं हुआ है। और अगर साइन नहीं है तो धोखा हुआ है। मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूं। वापस आता हूं, जीएसटी पहले क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि मोदी जी कहते थे फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। जब वो एक एक करके शहजाद एक एक करके बोलने देते हैं। दूसरी चीज, हाँ बोलिए आप आलोक जी, आप बोलिए। 1/3 और 2/3 वाली जो बात है, 1/3 पूरी तरह से सेंटर का है और 2/3 में सब राज्य हैं और 2/3 में से मैक्सिमम राज्य बीजेपी के या बीजेपी के सपोर्टेड राज्य हैं। और जो फैसला होता है जीएसटी काउंसिल में वो सिंपल मेजोरिटी से होता है 50%, यानी 33% तो सेंटर का इनके पास है ही, केवल 17% इनको सपोर्ट चाहिए होता है। वो हर जीएसटी काउंसिल में इनको मिल जाता है क्योंकि इनकी सरकारें ज्यादा हैं राज्यों के अंदर, इनको किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन केवल विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, इसलिए तमाम ये आर्टिकल्स और तमाम चीजें बताई जाती हैं। 2 महीने पहले निर्मला सीतारमण जी का
स्टेटमेंट है कि कुछ राज्यों का 2 साल तक का पार्शियल बकाया है जीएसटी। ये निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट है और उसके बाद भी अभी तक बहुत से राज्यों का जीएसटी आज भी बकाया है जो उनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक तार्किक बहस होनी चाहिए। आलोक जी, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। सरकार नहीं चाहती है। मैंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक ट्वीट जो पढ़ा, अभी भी 1 मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा, कंप्लीट कर लीजिए आप। अरे सर 1 मिनट सुनिए ना जरा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, सरकार आज भी यही कहना चाहती है कि कोई महंगाई नहीं है। कांग्रेस के टाइम में बहुत महंगाई थी, आज बहुत कुछ सस्ता हो गया, सब कुछ सस्ता हो गया, ये कहना चाहती है सरकार। ये टीवी चैनल वाले पता नहीं शाम को क्यों डिबेट करते हैं। जनता तय करेगी कि आपका ऑडियो चला गया सर, जनता क्या तय करेगी वो नहीं सुन पाए। बहरहाल शहजाद आप बोल लीजिए, फिर हर्षवर्धन। अमन, हाँ बोलिए शहजाद। अमन देखिए, एक और बड़ा झूठ अभी, हाँ अमन, एक और बड़ा झूठ जो 47 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई है उसमें हर निर्णय इस प्रकार से यूनानिमसली लिया गया कि अभी तक केवल एक ही बार शायद वोट करने की आवश्यकता पड़ी है। मतलब एक वोट की, किसी भी स्टेट के एक वोट की इतनी अहमियत होती है कि अगर चाहे तो वो उस वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ नॉट टू स्टॉप द डिसीजन बट टू रिजाइन द डिसीजन, टू शो डिसेंट अगेंस्ट द डिसीजन। इसीलिए जो आरोप लगा रहा है उसको तो प्रमाण देने चाहिए कि हमारे 2 मुख्यमंत्री, हमारे 2 वित्त मंत्री के साथ धोखा हुआ है। दूसरी बात, जो ये बार बार कहते हैं ना कि स्मृति ईरानी जी पीसी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मेजॉरिटी से डिसीजन हुआ, निर्मला जी कह रही हैं यूनानिमस था, आलोक जी ने कहा मेजॉरिटी से हुआ। यूनानिमस मतलब सबकी सहमति। सबकी सहमति। आज तक केवल एक ऐसा डिसीजन रहा जहां पर वोटिंग हुई, बाकी सारे डिसीजंस इंक्लूडिंग दिस वन ये यूनानिमस डिसीजन थे। इसका मतलब कि बंगाल के वित्त मंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री, इन्होंने इसको अपोज नहीं किया। और इसीलिए जब आज आलोक शर्मा आपके बड़े चैनल पर, बड़े डिबेट पर कहते हैं कि उनके वित्त मंत्रियों के साथ धोखा हुआ, तो मुझे लगता है कल सदन के पटल पर उनको इसके बारे में या तो विषय रखना चाहिए और प्रमाण देने चाहिए सदन के पटल पर, अन्यथा ये जो बयान, वक्तव्य कांग्रेस का अधिकृत रूप से आया है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए उनको कि देश की इतनी बड़ी संस्था पर और वित्त मंत्री पर उन्होंने इस प्रकार के ओछे और बेबुनियाद आरोप लगाए। मैं कल आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं जयराम रमेश जी से कि जो आरोप आपके अधिकृत प्रवक्ता ने अभी लगाया है, इसका प्रमाण कृपया करके सदन के पटल पर रखा जाए कल। और इसमें तो मेरे ख्याल से प्रक्रिया होती है। तौसीफ अहमद खान, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, आप तो लॉयर हैं, आपको तो पता होगा। इसमें तो अगर यूनानिमस नहीं होता, वो वोटिंग होती है, और आज तक सिर्फ एक बार वोटिंग हुई है 47 मीटिंग्स में। तो आप क्यों, कहां से कह रहे हैं? मतलब या तो आपकी चोरी पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, आप लोगों ने पहले हामी भरी थी, अब दिखाने के लिए विरोध कर रहे हैं। 47 मीटिंग, आज तक एक बार हुई है वोटिंग। आप झूठ कह रहे हैं, और अगर आप सच कह रहे हैं तो मिनट्स का कॉपी आप दिखा दीजिए, क्या परेशानी है? तौसीफ अहमद खान, आपने आरोप लगाया ना कि आपने बोला स्टेट्स का से नहीं है और धोखा हुआ, आप सबूत देंगे ना मेरे को? आप एक तरफा बातें बोल रहे हैं, आप आधा सच बोल रहे हैं। आप तो अभी इस बात को भी झुठला रहे थे कि सरकार का, राज्य सरकार का या बंगाल सरकार का कोई बकाया है जीएसटी काउंसिल में। आप तो ये भी झुठला रहे हैं। आप इन बातों से डरते क्यों है? आपको स्ट्रांग होना होगा। अगर आप मजबूत हो जाए, हमारे देश की मीडिया मजबूत हो जाए, तो ये बीजेपी सरकार जो जुल्म कर रही है जनता पे, वो जुल्म नहीं कर सकेगी। आप फेक न्यूज फैलाना बंद करिए। आप लॉयर होकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। क्योंकि नरम हो जाते हैं। मैंने कब बोला भाई अगर बकाया तो आप लोग आपस में सेटलमेंट करिए ना। मेरा निकाल के रखे हुए, अगर बीजेपी, अगर सरकार बंगाल का बकाया नहीं चुकाएगी तो मेरा फायदा है क्या इसमें? साथ करे मीडिया को थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा, आपको हिम्मत दिखाना होगा, आपको बोलना होगा कि हाँ जीएसटी का बकाया है। केंद्र सरकार, बीजेपी को चाहिए कि जो राज्य, खासतौर पे बंगाल के राज्य का जो बकाया है वो क्लियर करे। अच्छा, मेरे बोलने से ये जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां सौतेला व्यवहार क्यों? सौतेला व्यवहार क्यों? आप बोलिए, बिल्कुल आप आवाज उठाइए। क्या आप बिल्कुल आप लॉयर हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं, आप डरिए मत। आपको अगर जेल में डाल दिया जाएगा, हम आएंगे। तो पहले मेरा आपको सुझाव है, आप पढ़े लिखे लगते हैं मेरे को, आप लॉयर हैं, पढ़िए जीएसटी काउंसिल, उसका गठन क्यों, कैसे किया गया था, जीओएम क्या होता है, राज्यों के अधिकार क्या होते हैं, किस तरह से फैसले होते हैं, कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। यानी कि आपको नहीं पता? यानी क्या मानिए, बोलिए अमन जी, मैं अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। चलिए, कन्फेशन है आपका कि टेक्निकलिटीज में मत पढ़िए, मुझे नहीं पता। नॉन बीजेपी राज्य, ये अच्छी चीज है, ये आपकी उदारता है, आप मानते हैं, ये मान रहे हैं, मुझे नहीं पता। अगर वो मान रहे हैं, मुझे नहीं पता, टेक्निकलिटीज में मत जाइए।
तौसीफ भाई पढ़ लीजिए ना, फिर डिबेट में आने से पहले पढ़ना था, फिर पढ़ना था ना। मैं आपका साथ तब देता, आपको पता ही नहीं है। फिर आपको कोर बात बता रहा हूं, हिम्मत दिखाइए। कोर क्या टेक्निकलिटीज में जाइए ना भाई। हां बकाया है, पता ही नहीं है। आप डर क्यों रहे? आप बोलिए, हर्षवर्धन, आप बोलिए कि बकाया है। भाई चोरी पकड़ी जाती है तो मान लेते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप ये आंकड़ा बोलने से जीएसटी काउंसिल एक स्वायत्त संस्था है, देश के सभी राज्यों और केंद्र सरकार की उसमें हिस्सेदारी है। कोई भी निर्णय वहां अगर किसी राज्य को मंजूर नहीं है तो वो नहीं होगा, तो बिल्कुल वो नहीं होता है। और ऐसा नहीं होता कि ये कोई ऐसी राजनीति है कि आप मीटिंग में कहेंगे अच्छा चलो ये कर लेते हैं और बाहर निकलकर कहेंगे कि कुछ और करते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से अविश्वास फैलाया जा रहा है उसमें जनता कुछ दिन में मांग करेगी कि हर बैठक जो पक्ष विपक्ष हो उसको टेलीवाइज कीजिए, टीवी पे दिखाइए। तो यहां तक अगर जाना चाह रहे हैं तो ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 100 बात के एक बात किशोर के साथ।